साईं IAS एकेडमी पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि बच्चों हमने कल स्टार्ट किया था फिज़िक्स का टॉपिक, उसकी पहली क्लास जो थी हमने कल कंप्लीट कर ली थी। आज उसकी दूसरी क्लास है और उस दूसरी क्लास से जो क्वेश्चन आते हैं उनको हमें समझना है, उनके नोट्स बनाने हैं और वही चीज़ें जो हैं एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, बहुत मदद करेंगी। तो चलते हैं फिज़िक्स में क्लास नंबर 2 फिज़िक्स और क्लास आज की हमारी दूसरी क्लास नंबर 2। जैसा कि बच्चों हमने कल पढ़ा था कि भौतिक विज्ञान में दो चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान में दो चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, एक होता है द्रव्य और एक होता है ऊर्जा। कल भी बताया गया था कि ऊर्जा के विभिन्न प्रकारों का हम लोग अध्ययन करेंगे और द्रव्य से उसकी जो क्रियाएं होंगी उन क्रियाओं का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा द्रव्य के संबंध में। द्रव्य क्या है, ठीक है, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं में क्या क्या डिफरेंस होता है, अंतर होता है, हमें उनको समझना है। ठीक, तो हम जो पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा पहला टॉपिक रहेगा द्रव्य। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है द्रव्य। अंग्रेजी में देखिए द्रव्य कह सकते हो या इसे पदार्थ कह सकते हो। अंग्रेजी में उसी को बोलते हैं हम मैटर। द्रव्य या पदार्थ या मैटर। अगर डेफिनेशन को देखा जाए, द्रव्य की परिभाषा को देखा जाए तो द्रव्य की परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है ना, कि वह पदार्थ जो स्थान घेरता है वह पदार्थ जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है उसे द्रव्य कहते हैं। तो ये तो एक डेफिनेशन है, ये तो एक परिभाषा है, लेकिन अगर इसको हम अपने शब्दों में कहें या इसको हम समझें कि द्रव्य क्या है, तो दो बातों का ध्यान रखिए। जिस पदार्थ में वजन है, दूसरी बात जो पदार्थ जगह घेरता है, मतलब कहीं ना कहीं उसको रखोगे तो वो उतनी जगह घेर लेगा। तीसरी बात, वो पदार्थ देखा जा सकता है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम नाप सकते हैं, जिसे हम तोल सकते हैं, जिसमें वजन हो, ठीक है, जिसको जो जगह घेरे, स्थान घेरता हो, वो सब द्रव्य हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात बन गई द्रव्य की कि द्रव्य में अगर हम लोग देखें तो हम ये कह सकते हैं कि द्रव्य में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। पहली बात, वो स्थान घेरता हो, जगह घेरता हो। दूसरी बात, उसमें वजन हो, वजन का मतलब द्रव्यमान, वजन का मतलब होता है द्रव्यमान, उसमें द्रव्यमान हो, वजन हो मतलब। तीसरी बात, वो ज्ञानेंद्रियों से परे ना हो, है ना, वो गोचर होना चाहिए, मतलब जिसे हम देख सकते हो, जिसे देखा जा सके, जिसे देखा जाता हो, जिसे छुआ जाता हो, है ना, जिसे गिना जाता हो, जिसे नापा जा सकता हो, जिसे तोला जा सकता हो, जिसे हम स्पर्श कर सकते हो, वो सब द्रव्य है। तो द्रव्य को डिफाइन करना मुश्किल काम नहीं है, उसको परिभाषित करना मुश्किल काम नहीं है। कैसे कैसे देखिए,
आपने बहुत सारी चीज़ों को जीवन में देखा होगा। अपने आसपास की चीज़ों पर निगाह दौड़ाइए, जो चीज़ भी आपको दिखाई देगी वो सब मैटर है, वो सब का सब द्रव्य है। जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। आपने पत्थर देखा होगा तो पत्थर भी एक द्रव्य है। आपके आसपास मिट्टी होती है तो भाई मिट्टी भी द्रव्य है ना। आपके आसपास जो है ईंट आपने देखी होगी, ईंट भी द्रव्य है ना। आपने भाई हम इंसान है, मानव है, तो मानव भी एक द्रव्य है, ठीक है। मेज कुर्सी आपने देखी होंगी, मेज देखी होगी, वो भी द्रव्य है। कुर्सी देखी है, वो भी द्रव्य है। जो मेरे हाथ में कलम है वो भी द्रव्य है। जो मेरे सामने बोर्ड है वो भी द्रव्य है। जिस बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ वो भी द्रव्य है ना। जल को देखा होगा, जल भी द्रव्य है ना। एयर को देखा होगा, वायु भी द्रव्य है, ठीक है। ईटीसी कर देते हैं, तमाम उदाहरण ऐसे हैं, ठीक है। तमाम उदाहरण है। देखिए, पत्थर जिस जगह पर आप रखोगे वो जगह घेर लेगा। पत्थर के अंदर वजन भी होगा, इसका मतलब पत्थर जो है वो द्रव्य है। मिट्टी जिस जगह पर आप डालोगे वो उस जगह को घेर लेगी, और उसको तोलोगे तो उसमें वजन भी होगा, वो द्रव्य है। ईंट, उसमें वजन भी होता है, जगह भी घेरती है ईंट। इंसान, मानव, उसमें वजन भी है, जगह भी घेरता है। इसी तरह से मेज, कुर्सी, कलम, बोर्ड, जल, वायु सब द्रव्य है। ये पंखा द्रव्य है, ये दीवारें द्रव्य हैं, ये टेबल्स द्रव्य हैं, बुक्स द्रव्य हैं, जो हमारी किताबें हैं वो द्रव्य हैं। सब काउंट किस में होंगी? द्रव्य में होंगी, ठीक है। अब सवाल आता है दूसरा कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो जनरली सवाल द्रव्य की जब अवस्थाओं पर पूछा जाता है तो हम कह सकते हैं कि द्रव्य की 4 अवस्थाएं होती हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि द्रव्य की एक 5वीं अवस्था भी है, बोस, आइंस्टाइन। हम 4 का अध्ययन करेंगे, द्रव्य की 4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं उनको देख लें, ठीक है। तो इतनी बात आप नोट कर लेना, इतनी बात को आप देख लेना, नोट्स बनाते रहिए। और जैसे ही ये टॉपिक सब खत्म हो जाएंगे फिर मैं आपको 2-3 टेस्ट पेपर कराऊंगा, और ये देखेंगे हम लोग कि इन टेस्ट पेपर में आपने कितना सीखा है। तो फिलहाल आप जुड़े रहिए, 2-4 क्लासों के बाद हम टेस्ट पेपर लगाया करेंगे, उनको हम सब मिलकर करेंगे, ठीक है। और याद भी रखिए चीज़ों को। अब हमारा टॉपिक है द्रव्य की अवस्थाएं। तो देखिए, जो द्रव्य है उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की अवस्थाएं। तो द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? एक तो होता है ठोस, ठोस, सॉलिड। अब जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि पत्थर क्या है, तो पत्थर ठोस है, ईंट ठोस है, दीवार ठोस है, पर्वत पहाड़ भी ठोस हैं, पृथ्वी भी ठोस है, ठीक है। तो ये सब जो हैं ठोस मानेंगे। दूसरा द्रव, लिक्विड। मैंने अभी आपको बताया था कि जल वजन भी घेरता, जल में वजन भी होता है, उसको तोलते हैं हम, और जल जगह भी घेरता है ना। किसी टब में अगर आप पानी भर देंगे तो उस टब का वजन बढ़ जाएगा, इसका मतलब जल में वजन है। दूसरी बात, उस टब को जो है, हाँ, उस टब में जो चीज़ पहले पड़ी हुई थी, है ना, और आपने पानी उसमें घेर दिया है तो पानी अपनी जगह घेरेगा, पानी भी जगह घेरता है, ठीक है। किसी गुब्बारे में अगर आप पानी भर लेते हैं तो गुब्बारा फूल जाता है। क्यों फूल गया? क्योंकि पानी को जगह चाहिए, ठीक है। तो जल हो जाएगा, दूध है, शहद है, तेल है, जितने बहने वाले पदार्थ हैं सब लिक्विड में आएंगे, ठीक है। तो द्रव्य में और द्रव में फर्क है। क्या फर्क है? कि द्रव्य और द्रव, द्रव मतलब द्रव्य, द्रव जो है द्रव द्रव्य का एक रूप है, द्रव द्रव्य का एक रूप है। मतलब आप कह सकते हैं कि सभी प्रकार का द्रव्य द्रव नहीं हो सकता,
लेकिन सभी प्रकार का द्रव जो है वो द्रव्य हो सकता है। कितना अच्छा सवाल बन गया, कितनी अच्छी बात है। एग्जाम में पूछ लेगा इस तरीके से कि निम्नलिखित में से हाँ कथन को इसके बारे में बताइए कि कौन सा सही है। पहला सवाल उसने लिखा कि सभी प्रकार का द्रव द्रव्य होता है। बी में लिखा दूसरे कथन में सभी प्रकार का द्रव्य द्रव होता है। ऑप्शन होंगे पहला कथन ठीक है, ऑप्शन होगा दूसरा कथन ठीक है, ऑप्शन होगा तीसरा कथन दोनों कथन ठीक है, ऑप्शन होगा दोनों कथन गलत है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। तो जब मैंने कहा कि द्रव्य की एक अवस्था है द्रव, तो सभी प्रकार का द्रव द्रव्य तो होगा, लेकिन सभी प्रकार का द्रव्य द्रव नहीं होगा, क्योंकि इसमें ठोस भी तो आ गए। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरी अवस्था होती है गैस। गैस देखो, गैस जगह घेरती है, ठीक है, और गैस में वजन होता है। अगर आप किसी टायर में हवा भर लेते हैं तो टायर फूल जाता है, इसका मतलब वो हवा जो है जगह घेरती है। दूसरी बात, उस टायर का वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, और चौथी अवस्था का जो हम अध्ययन करेंगे वो होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा द्रव्य की चौथी अवस्था है। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि द्रव्य की चार अवस्थाओं में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था और प्लाज्मा अवस्था। तो एक द्रव्य की फिलहाल हम देख रहे हैं कि कितनी अवस्थाएं होती हैं, चार अवस्थाएं होती हैं। लोग पांचवी अवस्था बताते हैं कि एक अवस्था और है जिसका नाम है बोस आइंस्टाइन, लेकिन हम यहाँ चार का अध्ययन करेंगे। अब ये देखना चाह रहे हैं हम लोग कि इन चारों में क्या अंतर है, इनका तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करना चाह रहे हैं कि ठोस में क्या फ़र्क है, द्रव में क्या फ़र्क है, गैस में क्या फ़र्क है और प्लाज्मा क्या है, इन चारों के बारे में। ठीक है, तो एक कंपेयर शीट बना लेते हैं हम, तुलनात्मक शीट का तरीके से हम लोग इनको पढ़ेंगे। तो चलिए अवस्थाएं देख लीजिए आप। कोई पूछेगा द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो क्या कहोगे, चार अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा, गैस, द्रव, ठोस, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। क्लियर? इतनी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। इनका हम तुलनात्मक अध्ययन अगर हम लोग करते हैं बेटा, तो एक होता है ठोस, ठीक है, दूसरा हम बनाते हैं द्रव, तीसरा हम बनाते हैं गैस, चौथा बनाते हैं हम प्लाज्मा। इनको हम कंपेयर करते हुए पढ़ते हैं। देखिए, ये कहा जाता है कि ठोसों का जो आयतन है, ठोस जो होते हैं उन ठोसों का जो आयतन है वो निश्चित होता है। आयतन निश्चित, मतलब फिक्स है इनका आयतन, और इनका जो आकार है वो भी निश्चित है। ठोसों का आयतन निश्चित होता है, आकार भी निश्चित होता है। द्रव की बात करेंगे तो द्रव का जो आयतन है वो तो निश्चित होता है, लेकिन द्रव का जो आकार है वो अनिश्चित होता है। अभी बताते हैं क्या होता है निश्चित और अनिश्चित। फिक्स, कोई चीज़ फिक्स है, कोई फिक्स नहीं है। तीसरा, गैस की हम बात करें तो गैस का आयतन अनिश्चित होता है। चलिए प्लाज्मा के बारे में मैं अलग से लिख दूंगा, प्लाज्मा को कंपेयर नहीं कर रहे, अलग लिख लेते हैं। गैस का आयतन अनिश्चित होता है और गैस का आकार भी अनिश्चित होता है। ठीक है, तो जैसा मान लीजिए मेरे हाथ में ये मार्कर है, इस मार्कर का वजन कैसा, आयतन मीन्स ये कितनी जगह घेरेगा। ये पेन मार्कर उतनी जगह घेरेगा जितना इसका आयतन है ना। आप कितनी जगह घेर सकते हैं, जितना आपका आयतन होगा। तो इस मार्कर का आकार फिक्स है, इसे आप यहाँ रख दीजिए, इसे आप वहाँ रख दीजिए, इसे आप चंद्रमा पे ले जाइए, कहीं भी ले जाओ, इसका आयतन
और आकार दोनों निश्चित रहेंगे। एक तो इसका वजन फिक्स रहेगा, वजन मीन्स द्रव्यमान, ये कितनी जगह घेरेगा मतलब, तो इसकी जगह घेरने की जो एक लिमिट है वो निश्चित होगी। दूसरा इसका आकार सेम रहेगा। जल द्रव का सबसे अच्छा उदाहरण है जल। अगर आपने 1 लीटर पानी लिया है तो उसका वो 1 लीटर पानी का जितना आयतन होता है वो उतनी ही जगह घेरेगा। लेकिन अगर उस 1 लीटर पानी को आप जो है अलग अलग बर्तन में रखेंगे, अगर आप उसे अलग अलग बर्तन में रखेंगे तो वो उस आकार में ढल जाएगा जिस आकार का बर्तन होगा। इसलिए कहा जाता है कि इनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन इनका आकार निश्चित नहीं होता। अगर आपने पानी को गिलास में लिया है तो गिलास के रूप में होगा, अगर पानी को आपने किसी मग्घे में लिया है तो मग्घे के आकार का होगा, अगर पानी को आपने किसी बाल्टी में लिया है तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा वो। तो जैसा वस्तु का आकार होगा वैसे द्रव के आकार बदल जाते हैं। गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। देखिए, अगर किसी गैस को गुब्बारे में भरोगे तो वो गुब्बारे के आकार में ढल जाएगी और गुब्बारे के आयतन के बराबर जगह घेरेगी। अगर उसी गैस को आप गैस सिलेंडर में भरोगे तो वो गैस सिलेंडर के आकार में बदल जाएगी और उसका मतलब आयतन भी सिलेंडर के बराबर हो जाएगा, सिलेंडर के आयतन के बराबर हो जाएगा। करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम इनकी सिचुएशन को देखें तो हम ये देखेंगे कि जो ठोस होते हैं ना, उनके जो कण हैं वो एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक चीज़ अणुओं से मिलकर बनती है और इसके जो अणु आप देख रहे हैं वो पास पास हैं, है ना। द्रवों को देखोगे तो इनके अणु थोड़े से दूर दूर होंगे, छीदे होंगे, ठीक है। द्रवों के अणु जो हैं वो छीदे छीदे होंगे ठोसों के मुकाबले, और गैसों के जो अणु हैं बहुत छीदे होंगे, गैसों के अणु बहुत छीदे होंगे, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं गैसों के अणुओं को आप देख रहे हैं तो ये छीदे हैं, छीदे का मतलब दूर दूर हैं। तो यहाँ से एक सवाल ये बनता है कि देखिए इनके अणुओं के बीच की दूरी कैसी होती है, बहुत कम। तो इनके अणुओं के बीच दूरी सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। सबसे कम किस किस के मुकाबले में, सबसे कम किस किस के मुकाबले में, ठोस के मुकाबले में, द्रव के मुकाबले में या गैस के मुकाबले में, तो द्रव और गैस के मुकाबले में, ठीक है। अच्छा इसमें देखो तो इनके अणुओं के बीच की दूरी, इनके अणुओं के बीच की दूरी ठोसों से अधिक होती है, ठोसों से अधिक होती है। देख रहे हैं चित्र में भी दो अणुओं के बीच में कितना गैप है, इसमें देख रहे हैं दो अणुओं के बीच में कितना गैप है और इसमें देख रहे हैं दो अणुओं के बीच में कितना गैप है। तो ठोस के अणुओं के बीच में सबसे कम दूरी होती है, द्रवों के अणुओं के बीच में ठोसों से ज़्यादा दूरी होती है, और गैसों की अगर बात करें तो इनके अणुओं के बीच सर्वाधिक दूरी होती है, सर्वाधिक दूरी होती है। इनके अणुओं के बीच में सबसे ज़्यादा दूरी होती है। अब यहाँ से कई सारे सवाल बनेंगे। देखो अगर इनके अणुओं के बीच में दूरी कम है तो जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, आकर्षण बल होगा, वो ज़्यादा लगेगा या कम होगा। भाई अगर दो वस्तुएं पास पास हैं तो अट्रैक्शन की वजह से हैं, आकर्षण की वजह से हैं, उसे बोलते हैं हम अंतर अणुक बल। तो जो पास पास हैं उनमें अंतर अणुक बल ज़्यादा है, जो सबसे दूर दूर है उनमें अंतर अणुक बल कम होगा, ठीक है, अंतर अणुक बल। तो चूंकि ये पास पास इसी वजह से हैं, ये इसी वजह से पास पास हैं कि इनके अणुओं के बीच में दूरी कम है। तो इनके अणुओं के मध्य सर्वाधिक बल लगता है, सर्वाधिक बल होता है, और इनके अणुओं के बीच में ठोसों से, चूंकि थोड़े दूर दूर हो गए तो जितने दूर दूर होते चले जाएंगे उतना ही आकर्षण बल कम होता चला जाता है।
आपने पढ़ा होगा कि दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अब इनके अणुओं के बीच ठोसों से कम बल लगता है, तो इनके अणुओं के बीच में ठोसों से कम बल लगेगा। अच्छा, इनके अणुओं के बीच तो दूरी बहुत ज़्यादा है। जब इनके अणुओं के बीच दूरी बहुत ज़्यादा है बेटा, तो जितनी दूरी ज़्यादा होगी, देख रहे हैं ना, जितनी दूरी ज़्यादा होगी उतना ही अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहीं से मिला सकते हैं आप। ठीक है, इनके अणुओं के बीच की दूरी देख रहे हैं आप, तो इनके मुकाबले थोड़ा ये दूर है, तो इसलिए आकर्षण बल कम लगा है। इनके अणुओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है, दूरी जितनी ज़्यादा होगी बल उतना कम लगेगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके अणुओं के बीच बल सबसे कम लगता है। अब सवाल ये आता है कि जब आकर्षण ज़्यादा है, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है, बल ज़्यादा लग रहा है और दूरी कम है, तो चलने फिरने के लिए इनकी स्पीड तेज गति करेंगे, धीरे धीरे गति करेंगे। भाई जब एक भीड़ में हूँ मैं और हम ऐसे खड़े हुए हैं भीड़ में, मान लीजिए, तो हमें हिलने डुलने भी जगह नहीं मिलेगी, ऐसे हिलेंगे हम, वाइब्रेशन करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्यों कर रहे हैं ऐसा, जगह कम है, तो गतिज ऊर्जा कैसी होगी, कम। थोड़ी जगह बढ़ जाएगी, इधर जाएंगे, इस तरीके से गति करेंगे, तो फिर क्या होगा, उससे गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। और जब दूरी होगी तो यहाँ घूमो, वहाँ घूमो, उधर जाओ, है ना, तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है दूरी के ज़्यादा होने पर। तो इनकी गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है, इनमें सबसे कम, इनके जो अणु होते हैं, बात उनकी चल रही है, इनमें सबसे कम गतिज ऊर्जा होती है। अच्छा, इनमें तो ठोसों से ज़्यादा, क्योंकि दूरी बढ़ गई, तो इनमें ठोसों से ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है। और ये तो फ्री है भाई, ना कोई बल है, दूरी है ना, किसी का कोई अट्रैक्टिव फोर्स ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं करेगा, कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो, आज़ाद भगत है ये। तो इनको कह सकते हैं, इनकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है, है ना। तभी तो आपने देखा होगा ना, है ना, अगर कोई ठोस वस्तु जहाँ पड़ी है वो वहीं पड़ी रहेगी, क्योंकि उसके कण केवल हिल रहे हैं, अपनी जगह पर ही वाइब्रेशन कर रहे हैं, बस भाग नहीं सकते। आकर्षण बल ज़्यादा है। द्रव को आप देखो, बाल्टी में अगर पानी भरा हुआ है और थोड़ा सा बाल्टी में कोई छेद हो जा तो पानी निकलना शुरू कर देता है, भागो। क्यों कर देता है, क्योंकि आकर्षण बल कम है। और गुब्बारे में अगर पिन चुप हो दिया आपने, तो सारी हवा कैसे निकलती, फुस हो गया एकदम, सारी हवा एकदम निकल जाती है। क्यों निकल जाती है, क्योंकि उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, आकर्षण बल कम होता है ना। कुछ बातों को दोबारा दोहरा लेते हैं हम। देखिए, ठोसों का आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। द्रवों का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। गैसों का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। क्लियर। ठोसों के अणुओं के बीच की दूरी सबसे कम होती है, द्रवों के अणुओं के बीच की दूरी ठोसों से ज़्यादा होती है, और गैसों के अणुओं के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है। तीसरी बात, ठोसों के अणुओं के बीच में सबसे ज़्यादा आकर्षण बल लगता है, द्रवों के अणुओं के बीच में ठोसों से कम आकर्षण बल लगता है, और गैसों के अणुओं के बीच में सबसे कम आकर्षण बल लगता है। और ठोसों में गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है, ठोसों के अणु सबसे कम गति करते हैं, इसलिए गतिज ऊर्जा कम होती है। द्रवों के जो अणु हैं वो ठोसों से ज़्यादा गति करते हैं, और गैसों के अणु जो हैं
वो सबसे ज़्यादा गति करते हैं, इसलिए उनके अंदर सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है। तो आज के पूछ है सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा द्रव्य के किस अवस्था में होती है? तो गैस अवस्था। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ उदाहरणों की। अगर हम देखें ठोसों के उदाहरणों को, तो ठोसों के उदाहरण सब आपको पता है, ठोसों के उदाहरण सब आपको पता है भाई। आप कह सकते हैं सोना, चांदी, लोहा, ईंट, पत्थर, बस लिख दो ETC, है ना, ऐसे ही बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं द्रव के उदाहरण। तो द्रव के भी उदाहरण आपको पता है, जैसे कि जल। जितने भी तरल पदार्थ होते हैं, जितने भी द्रव होते हैं, वो सब तरल होते हैं, बहने वाले पदार्थ। जल है, दूध है, शहद है ना, तेल है, ETC कर दो ऐसी। गैसों के नाम आपको पता होंगे, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, वायु है, ETC कर दो, तमाम चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ से जो बड़े एग्जाम होते हैं वो कथन स्टेटमेंट पूछते हैं कि आपको बताना है कि सही कथन कौन सा है ना। तो वो इसी चीज़ को मालूम करते हैं कि ठोसों के अणुओं के बीच सर्वाधिक आकर्षण बल लगता है। दूसरे में लिखा कि गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है। अब दोनों बातों में से आपको बताना कौन सा कथन सही है। पहला सही है कि दूसरा कथन सही है, दोनों कथन सही हैं या दोनों कथन गलत हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके के सवाल बनते हैं यहाँ से। एक अवस्था और है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अगर आप नोट कर लिया हो आपने तो ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। हाँ, नोट्स आप ज़रूर बनाइए, तभी आपका ज्ञान बढ़ेगा। आप उस लिखे हुए को बार बार रिवाइज भी करेंगे। तो अब बात कर रहे हैं हम प्लाज्मा की। देखिए प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा अभी मैंने बताया कि ये द्रव की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा द्रव की चौथी अवस्था होती है। ठीक है, प्लाज्मा क्या है ना, तो द्रव की एक ऐसी अवस्था है जिसमें द्रव के अणु जो होते हैं हाई टेम्परेचर पर आयन के रूप में पाए जाते हैं, आयनित अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब वो धनायन और ऋणायन के रूप में बटे हुए होते हैं हाई टेम्परेचर पर, उच्च ताप पर। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्लाज्मा, कोई आपसे पूछेगा प्लाज्मा क्या है तो आप कह सकते हैं द्रव की एक अवस्था है। ठीक है, क्या है प्लाज्मा? क्या है? द्रव्य की एक अवस्था है। ठीक है, फिर भी अगर वो संतुष्ट ना हो तो आप कह सकते हो कि प्लाज्मा में क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें उच्च ताप पर पदार्थ आयनित अवस्था में पाया जाता है। आयनित अवस्था का मतलब आयन के रूप में। तो इसमें उच्च ताप पर पदार्थ आयनित अवस्था में पाया जाता है। अब एक सवाल और पूछ लेगा एग्जाम में कि बताओ प्लाज्मा जो है वो विद्युत का सुचालक है कि कुचालक है। तो प्लाज्मा जो होता है वो विद्युत का कुचालक माना जाता है ना। यह विद्युत का कुचालक है, विद्युत का कुचालक है। प्लाज्मा विद्युत का कुचालक है। और देखिए आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर वायुमंडल है, तो वायुमंडल का एक तो है क्षोभ मंडल, एक है समताप मंडल, एक है मध्य मंडल, एक है आयन मंडल। हाँ, आयन मंडल में जो गैसें पाई जाती हैं वो प्लाज्मा अवस्था में पाई जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आयन मंडल में पदार्थ या गैस प्लाज्मा अवस्था में होती हैं आयन के रूप में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आयन मंडल में पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में होता है। प्लाज्मा अवस्था में होता है। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि प्लाज्मा क्या है तो आप कहोगे द्रव्य की एक अवस्था है।
दूसरा कोई पूछेगा कि बताइए प्लाज्मा है क्या, तो हम ये कह सकते हैं कि द्रव्य की एक ऐसी अवस्था है जिसमें पदार्थ हाई टेम्परेचर पर आयन के रूप में पाया जाता है। आयन, धनायन और ऋणायन में विद्युत का कुचालक होता है और ज़्यादातर ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं आयन मंडल में। तो आयन मंडल में जो गैसों के कण होते हैं वो आयनित अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो लगता है इतनी बातें जो है वो आपको समझ में आ गई होंगी भैया। ठीक है, चलिए एक सवाल बच्चों के दिमाग में रहता है कि भाई साहब ये द्रव्य और द्रव्य है ना, जो द्रव्य है, ठीक है, तो द्रव्य और एक होता है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान तो कहते हैं वजन को और द्रव्य कहते हैं वस्तु को, है ना। जैसे मेज है तो मेज एक द्रव्य है, मैटर है वो, उसमें जो वजन है वो द्रव्यमान है। ठीक है, कई सारे बच्चे पूछते हैं कि भार में और जो द्रव्यमान है उसमें क्या फ़र्क आता है, मतलब वेट में और मास में क्या फ़र्क है ना। तो वेट और मास में फ़र्क देखना है तो देखिए एक हेडिंग बना लेते हैं। हेडिंग होगा द्रव्यमान तथा भार में अंतर, इन दोनों की कंपेयर कराते हैं आज हम, द्रव्यमान और भार में अंतर। तो एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं द्रव्यमान, है ना, और एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं भार। द्रव्यमान को अंग्रेजी में हम लोग मास बोलते हैं, मास, MASS, और भार को हम लोग वेट कहते हैं। तो अगर इन चीज़ों को देखें, नॉर्मली चीज़ों को, तो ये कहा जाता है कि कोई भी द्रव्य है, जैसे मेज है, तो द्रव्य का जो परिमाण है, परिमाण मतलब उसकी जो वैल्यू है, उसका जो वजन है, वो द्रव्यमान कहलाता है। जैसे ही मार्कर मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इस मार्कर का जो मान है, वैल्यू है वेट में, वो द्रव्यमान है। तो द्रव्य का परिमाण द्रव्यमान कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, द्रव्य का परिमाण, द्रव्य का परिमाण द्रव्यमान कहलाता है। डेफिनेशन है ये। दूसरा, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर, जो बल लगाया जाता है, वह भार कहलाता है। अब क्या है कि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे पृथ्वी द्वारा, देखिए अगर हम पृथ्वी पर बल लगा रहे हैं तो पृथ्वी भी हमें रोकने के लिए बल लगाती है। अगर मैं अपने पैरों से पृथ्वी को दबाता हूं तो पृथ्वी भी उतने बल से मुझे उठाती है, वही तो भार है। मैं पृथ्वी को जितने बल से दबाऊं या पृथ्वी मुझे जितने बल से उठाए, वो दोनों इक्वल होंगे, इसलिए आप इस तरीके से इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब सवाल आता है कि जो द्रव्य है उसका जो मान है वो द्रव्यमान है। द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, ये लाइन बहुत अच्छी है। द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, इस बात का मतलब हो जाएगा कि किसी वस्तु को आप कहीं भी ले जाएं, उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। चंद्रमा पे ले जाएं, मंगल पे ले जाएं, है ना, अंतरिक्ष में ले जाएं, कहीं भी ले जाएं, उसका द्रव्यमान जो है, जो वजन है, वो नहीं बदलेगा, है ना। लेकिन सवाल यह आता है कि जो भार है वो परिवर्तनशील होता है,
मतलब भार बदल जाता है। तुमने सुना होगा कि किसी वस्तु को चंद्रमा पर अगर लेकर जाते हैं तो उसका जो भार है वो उसके मूल भार का 1/6 रह जाता है। मतलब 60 किलोग्राम भार की किसी वस्तु को अगर आप चंद्रमा पर लेकर जाते हैं तो वहाँ पर उसका भार 10 किलोग्राम भार रह जाता है। बाकी डिटेल में मैं आगे बताऊंगा आपको, शॉर्टकट में आप थोड़ा समझ लें। यहाँ से सवाल बहुत अच्छा आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। देखिए, भार अपरिवर्तनशील है, बी में है द्रव्यमान परिवर्तनशील है, सी में है भार परिवर्तनशील है, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा कथन ठीक है? ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि जो भार है वो परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। ठीक है, द्रव्यमान का जो संकेत होता है, सुना होगा द्रव्यमान का संकेत m है, और भार का जो संकेत है, भार का जो संकेत है वो w है। इसका जो संकेत होता है वो होता है बेटा w, और w बराबर आपने सुना भी होगा mg। W बराबर mg, m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, ये कैसी राशि है पढ़ेंगे आगे। राशि फिलहाल याद रख लो, ये अदिश है, इसके लिए दिशा का बोध नहीं होता, बताएंगे अदिश क्यों कहते हैं इसको। और भार जो है वो कैसी राशि है, तो भार राशि है सदिश, है ना। द्रव्यमान का जो मात्रक है वो क्या है, तो द्रव्यमान का मात्रक या तो कह दो आप kg मतलब किलोग्राम, या ग्राम, या पाउंड, ठीक है, मिलीग्राम, ये सब उसके मात्रक हो सकते हैं, तो किलोग्राम है। और भार का जो मात्रक है तो या तो किलोग्राम भार कह दो, या उसे कह सकते हैं न्यूटन। क्यों? क्योंकि भार एक बल है, चूंकि भार एक बल है और बल का मात्रक होता है न्यूटन। अगर हम बात करें द्रव्यमान की बीमा क्या होगी, तो द्रव्यमान की बीमा हो जाएगी m। लेकिन अगर मैं बात करूं भार की बीमा क्या हो जाएगी, डायमेंशन पढ़ाऊंगा मैं आगे आपको, तो वो हो जाएगी mlt-2। बताएंगे कैसा बना है mlt-2। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा है कि द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, मतलब उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं में क्या अंतर होता है। ठीक है, और उसके बाद में हमने पढ़ा कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। ठीक है, तो बाकी देखते हैं बेटा अगली क्लास में। और आप इस बात को जो है, अगर ये चीज़ आपको पसंद आ रही हो तो आप अपने नोट्स बनाइए। मैं टेस्ट पेपर भी बाद में कराएंगे हम लोग। ठीक है, और रेगुलर क्लास चलाएंगे, इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, रेगुलर क्लास मिलेगी। फिलहाल अभी छोटी छोटी क्लासें लेकर चल रहे हैं, फिर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, सिलेबस को तेज़ी से आगे चलाएंगे। हाँ, जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, और जो आरओ एआरओ के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उन सब में साइंस के जितने भी सवाल आएंगे फिजिक्स के, वो सब हमारे पढ़ाए हुए मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।